पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बोलकर फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी ने गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास की कौन सी फाइल खोल दी? नेहरू से लेकर इंदिरा तक सबको विदेशी सीक्रेट एजेंसियों का एजेंट क्यों बता रही है टीम मोदी? क्या राज खोला? पैसे देकर मोदी का एआई समिट बदनाम कराने चली थी क्या कांग्रेस? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सच क्या है, अब इसका चैप्टर। राहुल गांधी का पूरा फोकस इस पर है कि कैसे भी करके पीएम मोदी को घेरना है, लेकिन इस चक्कर में बार बार वो कांग्रेस के ही छीछा लेदर करवाते हैं। राहुल गांधी कभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती देते हैं। सोचिए कैसी बात करते हैं कि अगर मोदी में हिम्मत है तो ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। मोदी क्या करें? ट्रंप को फोन करके बोले कि भाई हम ट्रेड डील कैंसिल कर रहे हैं, तो पूछेगा क्यों? तो राहुल गांधी ने मुझे चैलेंज दिया इसलिए कैंसिल कर रहा हूं। कैसी बात करते हैं जी राहुल गांधी। कभी कह देते हैं कि पीएम मोदी की आंखों में डर दिख रहा है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर कांग्रेस के नेता लहालोट भी हो जाते कि बाप रे बाप क्या बोल दिए राहुल जी आप। लेकिन आज सबकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी कभी कहते हैं कि पीएम मोदी पर दबाव है, पीएम मोदी को चोक कर दिया, पीएम मोदी फंस गए, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उन पर आज बीजेपी ने भयंकर पलटवार किया है। बीजेपी ने सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि पूरे गांधी नेहरू परिवार को कॉम्प्रोमाइज्ड बता दिया और उसके इतिहास का चैप्टर खोल दिया। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा तक और राजीव गांधी से लेकर सोनिया तक सभी पर देश हित को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी क्या कह रही है सुन लीजिए आप। बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज मिशन के तहत काम करता है। पूरा गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज परिवार है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली है, बीजेपी आरोप लगा रही है। इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए सीआईए फंड देती थी, केजीबी सूटकेस भर भर के पैसा पहुंचाती थी, भारत सरकार के मंत्री सीआईए के एजेंट थे। यह बीजेपी आज आरोप लगा रही है। बीजेपी के इस पलटवार से कांग्रेस सख्ते में आ गई। कांग्रेस और राहुल गांधी तो यही सोच रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज वाला दाव काम कर रहा है, लेकिन आज लेने के देने पड़ गए। बीजेपी अलग एग्रेसिव मूड में चल रही है। बीजेपी ने जो आरोप लगाए वो किस आधार पर लगाए और नेहरू से लेकर इंदिरा तक के कॉम्प्रोमाइज होने के आरोप का सच क्या है? क्या पैसे देकर मोदी का एआई समिट बदनाम कराने चली थी क्या कांग्रेस? सोशल मीडिया पे जो वीडियो घूम रहे हैं उनका सच क्या है? आज आपको सब बताऊंगा। बीजेपी ने आज एक तरह से कांग्रेस इस कॉम्प्रोमाइज कैंपेन की शुरुआत कर दी। राहुल गांधी और कांग्रेस को उम्मीद नहीं रही होगी कि कॉम्प्रोमाइज वाले आरोपों पर बीजेपी इस लेवल का पलटवार करेगी। कांग्रेस एआई से वीडियो बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। आज उसी एआई से बने एक वीडियो को बीजेपी ने शेयर कर दिया और इस वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि गांधी नेहरू परिवार का हर सदस्य कॉम्प्रोमाइज्ड था। इस एआई वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। यह एआई की मदद से बना हुआ एक वीडियो है जिसे बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने शेयर किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर उसी हथियार से पलटवार किया है जिससे कांग्रेस करती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो सीधा राहुल गांधी पर अटैक किया। पीयूष गोयल ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास की कौन कौन सी फाइल खोली। राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज। गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ऊंची राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस। बीजेपी एक के बाद एक वीडियो शेयर करती चली गई। कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास का चैप्टर खोल रही है, यह बताती चली गई। यह आरोप लगा रही है कि नेहरू और इंदिरा के दौर में कैसे विदेशी एजेंसियों का दखल भारत में था। बीजेपी ने द मैन हु केप्ट द सीक्रेट्स के हवाले से यह आरोप लगाया। यह किताब 1966 से 1973 तक सीआईए के डायरेक्टर रहे रिचर्ड हेल्म्स की बायोग्राफी है, जिसके मुताबिक इंदिरा गांधी के दौर में भारत सरकार के कुछ मंत्री अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एजेंट थे। यह इस किताब का दावा है। किताब में लिखा है कि अगस्त 1971 में राष्ट्रपति निक्सन को भेजी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार की कैबिनेट में एक सीआईए एजेंट है। वो एजेंट भारत सरकार की कैबिनेट से जानकारी भेजता रहता था और इस बात से बेखबर कि उसकी पहचान खुल सकती है। दिसंबर 1971 में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर इस एजेंट से बांग्लादेश को लेकर भारत की तैयारियों के बारे में जानकारी मांगी। इंदिरा गांधी कैबिनेट में सीआईए एजेंट ने अगले ही दिन जानकारी भेजी कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करेगा। द मैन हु केप्ट द सीक्रेट्स, इस किताब में यह बातें लिखी गई हैं जिसे बीजेपी आधार बनाकर आरोप लगा रही है।
यह किताब उस समय भारत में उपलब्ध नहीं थी और इस किताब में बताए गए तथ्यों से उस समय भारत की राजनीति में तूफान आ गया था। हर तरफ इसी बात की चर्चा थी कि भारत सरकार का कौन सा मंत्री CIA का जासूस है भाई, अमेरिका का जासूस है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी फाइल भी खोल दी। नेहरू के दौर में भारत में कैसे विदेशी ताकतों का दखल होता था, इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने इंटेलिजेंस लेखक पॉल M. मैकगर की किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया सीक्रेट कोल्ड वॉर का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू के दौर में CIA ने भारत सरकार के अंदर अपना एसेट यानी जासूस तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1940 से 1950 के बीच नेहरू के स्पेशल असिस्टेंट रहे M.O. मथाई पर CIA के लिए काम करने का आरोप है। नेहरू के बायोग्राफर के मुताबिक 1946 से 1959 तक नेहरू सेक्रेटेरिएट से पास हर पेपर CIA के पास पहुंचता था। 1960 में भारत में अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने कहा था कि नई दिल्ली में CIA स्टेशन भारत सरकार का हर डॉक्यूमेंट हासिल कर सकता है। यानी नेहरू के दौर में CIA खुला दावा करता था कि वो भारत सरकार का हर डॉक्यूमेंट जो चाहता है वो ले लेता है। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड थे। इसी को आधार बना के आरोप लगा रही है। कांग्रेस और पूरी गांधी नेहरू फैमिली को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रही है बीजेपी। कांग्रेस के दौर में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस की सीक्रेट एजेंसी, उसका भी भारत में भयंकर दखल रहा, यह भी आरोप लग रहा है। नेहरू के दौर में यह आरोप भी लगे कि रूसी एजेंसी KGB जैसे चाहती थी वैसे सरकार चलती थी। क्रिस्टोफर एंड्रयू और विसिली मित्रोखिन की किताब द वर्ल्ड वॉज गोइंग आवर वे, द KGB एंड द बैटल फॉर द थर्ड वर्ल्ड के मुताबिक नेहरू और IB को पता ही नहीं था कि मॉस्को में भारत के दूतावास में KGB ने कितनी घुसपैठ कर ली थी। KGB ने भारतीय अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसा लिया था। KGB भारत के अधिकारियों को महीने का भत्ता तक देती थी। अच्छा काम करने पर अधिकारियों की सैलरी बढ़ा देती थी। 1954 में KGB अधिकारियों को 4,000 रुपए महीने सैलरी देती थी। नेहरू के सलाहकार और 1957 में रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन KGB के बहुत करीबी हो गए थे। कृष्णा मेनन पर KGB का बहुत ज्यादा प्रभाव था। भारत की पॉलिटिक्स में KGB का इतना दखल और प्रभाव होने का आरोप लग रहा था और वो अपने मन मुताबिक फैसले करवा लेती थी, ये तक किताब में आरोप है। द वर्ल्ड वॉज गोइंग आवर वे किताब के मुताबिक नेहरू के सलाहकार और रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन KGB के इन्फ्लुएंस में थे। कृष्णा मेनन ने ही ब्रिटेन के लाइटनिंग जेट की बजाय रूस के MiG-21 जेट खरीदने की डील करवाई थी। KGB ने कांग्रेस के कई नेताओं के कैंपेन को भी फंड किया था, यह भी किताब में आरोप है। KGB के मुताबिक सरकार के एक प्रभावशाली वरिष्ठ मंत्री जिनका कोड नेम ABAD था, वो भी KGB के प्रभाव में थे। 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद KGB ने दावा किया कि नई चुनी गई संसद में 30 से 40% सदस्य उनके प्रभाव में थे। उस समय कांग्रेस के कामराज गुट का प्रभाव था, जिसे सिंडिकेट कहते थे। सिंडिकेट ने इशारों में आरोप लगाए थे कि इंदिरा गांधी भारत को सोवियत यूनियन के हाथों बेचना चाहती हैं और इसके लिए अपने प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी PN हक्सर को मॉस्को और सोवियत एम्बेसी के बीच लिंक के तौर पर यूज कर रही थी। यह तब आरोप लगा था। किताब के हवाले से यह आरोप लगाया जाता है कि उस समय सूटकेस भर भर के प्रधानमंत्री आवास में पैसे भेजे जाते थे। सिंडिकेट के सदस्य SK पाटिल के मुताबिक इंदिरा गांधी उन सूटकेसों को वापस तक नहीं करती थी। उस समय इंदिरा गांधी का समर्थन करने के लिए एक अखबार को 10 लाख रुपए देने का भी आरोप किताब में है। 1970 के शुरुआत में भारत में KGB का प्रभाव दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हो गया था। KGB का दावा है कि उसने 1972 में भारत के अखबारों में 3,789 आर्टिकल प्लांट करवाए थे। आप सोचिए कैसे कैसे आरोप किताब में लिखे हुए हैं और उन्हीं को आज बीजेपी उठा के ले आई, बोली कि पूरा गांधी नेहरू परिवार ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये क्या दूसरे को कॉम्प्रोमाइज्ड बोलेंगे? आप सोचिए कि KGB का, जो रूस की खुफिया एजेंसी है, उसका कितना प्रभाव रहा होगा संसद से लेकर सरकार तक, अगर यह आरोप जो किताब में है उनको सही माना जाए। बीजेपी ने आज यही आरोप फिर से दोहराए कि कैसे CIA से लेकर KGB के आगे गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज्ड था। सुनिए बीजेपी के आरोपों। CIA कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती थी, पैसे दिया करती थी। सूटकेस भर भर के KGB पैसा दिया करती थी कॉम्प्रोमाइज्ड इंदिरा गांधी जी को, और ये पैसा सीधा KGB का उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के घर तक जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से बार बार देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनका सेक्रेटेरिएट तो कहा जाता है एक ओपन बुक था CIA और KGB के लिए।
कांग्रेस का यही वो कॉम्प्रोमाइज इतिहास या आरोप है जो बीजेपी खोल रही है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में आ गए। एक तरह से कह रहे हैं कि भारत की पॉलिसी मेकिंग में अमेरिका का दखल है। जब कांग्रेस का जमाना था तब भारत में अमेरिका किस तरह से दखल देता था, उसके जो आरोप है उसके बारे में और सुनिए। इंटेलिजेंस लेखक पॉल एम मैगर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया सीक्रेट कोल्ड वॉर में इसके बारे में डिटेल में लिखा है और आरोप लगाए। पॉल एम मैगर ने भारत में अमेरिकी राजदूत डैनियल पैट्रिक मोनिहान की किताब का जिक्र किया और कहा कि डैनियल पैट्रिक मोनिहान ने 1978 में अपने मेमोयर अ डेंजरस प्लेस में कंफर्म किया है कि CIA ने 2 बार भारत की राजनीति में दखल दिया। इस किताब में दावा है कि और आरोप लगाए गए हैं कि दोनों ही बार CIA ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को पैसे दिए जिससे वो केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकारों को हरा सके। राजदूत डैनियल पैट्रिक एक घटना का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाते थे कि एक बार तो CIA ने कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सीधे इंदिरा गांधी को पैसे दे दिए थे। यह तक आरोप है किताब में। बीजेपी तो यह भी आरोप लगा रही है कि नेहरू और इंदिरा के दौर में भी कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज थी और आज राहुल गांधी के दौर में भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। दिल्ली में हुए AI समिट में जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने कपड़े उतार के प्रोटेस्ट किए, उस पर बीजेपी हमलावर है। अब तो यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के पीछे कांग्रेस की साजिश के आरोप भी लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसको लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की PR टीम ने उनसे संपर्क किया और AI समिट की बुराई करते हुए वीडियो बनाने के लिए कहा। इन्फ्लुएंसर्स का दावा है कि कांग्रेस PR टीम की तरफ से 25,000 रुपए वीडियो बनाने पर देने की पेशकश की गई। इन इन्फ्लुएंसर्स का दावा है कि कांग्रेस पैसे देकर AI समिट की बुराई करवाना चाहती थी। यानी ये इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाकर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें AI समिट जो हो रहा था उसको बदनाम करने के लिए पैसे ऑफर किए गए वीडियो बनाने के लिए, और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस की जो PR एजेंसी होगी उसने किया है। ये उनका आरोप है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दावों की भयंकर चर्चा हो रही है। हम दावों की पुष्टि नहीं कर सकते, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस इस पर कुछ बोली नहीं, लेकिन बीजेपी ने फिर से कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि इससे साबित होता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल विदेशी एजेंट्स और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के पास है, तभी उनको भारत की तरक्की और तारीफ पसंद नहीं आती। पे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए और जानबूझकर सुनियोजित तरीके से AI समिट के खिलाफ पेड गलत ट्वीट्स किए। और साथ में कांग्रेस पार्टी अगर AI समिट के खिलाफ पेड ट्वीट्स करवा रही थी तो इससे साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल ऐसी ताकतों के हाथ में है जो देश से नफरत करते हैं। वापस से साबित हो चुका है कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस और फॉरेन एजेंटों के अंदर है। यानी बीते कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी आरोप पे आरोप लगाई जा रही थी। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोपों का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है। लेकिन एक सवाल है कि अगर राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उन पर कानूनी एक्शन कब होगा? वो बीजेपी सरकार क्यों नहीं करती? खैर, देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल पाठशाला में हम आगे बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ। नोटों का पहाड़, सोने के गहने और करोड़ों की जमीन, किसके घर से मिला सामान देखकर दिमाग चकरा गया सबका। साबुन, तेल, कंघा और अंडरगारमेंट के लिए 50 अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी। सरकारी राजा बाबू के शॉकिंग जलवे सुनिएगा तो हिल जाइएगा। कई बार लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि प्यार और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बाबू बदल जाते हैं। लेकिन यह मजाक की बात नहीं, रियलिटी यही है। आम आदमी के घर में 10,000 का कैश मिल जाए तो बड़ी बात होगी। यहां बाबुओं के घर से इतना कैश निकल जाता है कि गिनते गिनते लोग थक जाते हैं। देख रहे हैं, नोटों के बंडल पे बंडल है भाई, लोग मशीन लगा के गिन रहे हैं। एक से एक भर के लोग जो है वो पैसा भर भर के घर में दबाए बैठे, कहने के लिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इतना पैसा भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में नहीं होगा जितना पैसा इन सरकारी मुलाजिमों के घर से निकल जाता है। 4 करोड़ रुपए कैश मिला है उड़ीसा में एक अफसर के फ्लैट से। यह वहां का रिकॉर्ड है कि इतना पैसा किसी अफसर के घर पे नहीं मिला बॉस। ओडिशा में जब विजिलेंस विभाग ने माइनिंग विभाग के अधिकारी के घर पे छापा मारा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। अलमारियों में नोटों को भर भर के रखा गया था। अब देख रहे हैं सूटकेस पे सूटकेस नोटों के बंडल। ट्रॉली बैगों में इतना कैश भरा था कि नोट गिनने वाली मशीनें कम पड़ गई भाई। आप जो ट्रॉली बैग लेके निकलते हैं कि जरा सामान भर के निकले घूमने, उस ट्रॉली बैग में वहां पर जब जांच हुई तो मिला नोटों का बंडल भरा हुआ।
जनता की सेवा के नाम पर सरकारी अधिकारी कैसे अपनी जेब भरने में लगे हैं, उसकी चौंका देने वाली तस्वीर ओडिशा से सामने आई है। देख रहे हैं, बाप रे बाप। विजिलेंस विभाग ने माइनिंग विभाग के अधिकारी देवव्रत मोहंती के घर पे छापा मारा। घर में इतना कैश मिला जैसे कोई बैंक खोल रखा। घर से 500-500 रुपए की इतनी गड्डियां निकली जितना कैश विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने शायद ही देखा हो एक बार में। नोटों की गड्डियों से पूरा कमरा भर गया। देवव्रत मोहंती ने 4 करोड़ से ज्यादा कैश अलमारियों और ट्रॉली बैग में भर के रखा था। विजिलेंस अधिकारियों ने जब देवव्रत मोहंती के घर की अलमारियां और ट्रॉली बैग खोले तो कपड़ों की जगह नोटों के बंडल ठूसे हुए। कैश के साथ साथ गोल्ड अलग मिला है। सोने के जितने गहने मिले उतने गहने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बनवाते होंगे। एक तरफ नोटों का निकलना जारी था, दूसरी तरफ कैश की काउंटिंग शुरू की गई कि भाई गिनो, इसको तो गिनने में टाइम मिलेगा, लगे, देखिए कितना सोना निकला है। जब कैश करोड़ों में पहुंच गया तो विजिलेंस की टीम को नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। विजिलेंस विभाग की छापेमारी अभी भी थमी नहीं है। अभी तक की गिनती में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकल चुका है। 130 ग्राम सोने के गहने मिले हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। देवव्रत मोहंती के ऑफिस से भी 1.25 लाख कैश में बरामद हुआ है। भुवनेश्वर में 2400 स्क्वायर फीट की एक आलीशान 2 मंजिला बिल्डिंग है। देवव्रत मोहंती के गांव में भी एक और शानदार बिल्डिंग मिली। एक तरफ आप देखिए मशीन भाई घबरा जा रही है, कह रही कि कब तक गिनोगे, मैं थक गई हूं। तो एक तरफ भ्रष्ट अधिकारी काली कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो कुछ अधिकारी अपनी नवाबी के लिए जनता के पैसे उड़ा रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। इन दिनों वीआईपी कल्चर को लेकर बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल सुर्खियों में। उनका शाही प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवेक बंजल 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज जाने वाले थे। उनकी अगवानी के लिए बाकायदा 4 पन्नों का ऑर्डर जारी हुआ और ऑर्डर जारी करके डायरेक्टर साहब और उनके परिवार की सेवा करने के लिए बीएसएनएल के 50 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। विवेक बंजल अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए जाने वाले थे। ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी तय की गई कि किसे करना क्या है। सब कुछ बाकायदा ऑर्डर में लिखा गया। विवाद हुआ तो दौरा रद्द कर दिया गया और उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए बॉस, 50-50 लोग लग रहे हैं, एक अधिकारी संगम स्नान करने जाएगा तो कहा गया कि ए सुनो, ए तुम साबुन लाना, तुम्हारी ड्यूटी होगी शैम्पू लाने की। फलाना सुनो, ए तुम्हारी ड्यूटी होगी चप्पल लाने की। ये तमाशा चल रहा है। लेकिन अब हो गया कांड भाई साहब के साथ। और आज का सवाल यह कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में घंटों सांस रोककर भी जिंदा रह सकता है। दरअसल कई ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं लेकिन जमीन पर भी रह सकते हैं। इनके पास पानी में सांस लेने के लिए मछलियों की तरह गिल्स या गलफड़ा नहीं होता, फिर भी वो कई घंटों तक पानी में रह लेते हैं। जैसे कि ताजे पानी का मगरमच्छ जो पानी के अंदर 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक सांस रोककर रह सकता है। मगरमच्छ पानी के अंदर सांस नहीं लेता है, वो पानी से बाहर आकर ही सांस लेता है और फिर पानी में चला जाता है। तो लोग सोचते हैं अरे पानी में भी सांस ले रहा होगा। नहीं बॉस, वो 6 घंटे पानी में सांस रोक के रह सकता है। कुछ रेयर प्रजाति के मगरमच्छ इतनी ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं कि 6 घंटे बिना सांस लिए पानी में रहते हैं, फिर बाहर आते हैं, सांस लेते हैं, फिर अंदर चल जाते हैं। इसी तरह से ग्रीन सी कछुआ, वो पानी में 5 घंटे बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। एलिफेंट सील पानी के अंदर 2 घंटे तक बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। ये सारे जीव पानी के अंदर इतने समय तक बिना सांस लिए इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इसके लिए वो स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जीव एक्सट्रीम एनर्जी कंजर्वेशन, यानी वो इतना स्थिर रहते हैं कि कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल, अपने हार्ट रेट को एकदम धीमा कर लेते हैं, आंख नाक कान मुंह को एयर टाइट कर लेते हैं ताकि कहीं से भी पानी शरीर में आ ही ना पाए। ये जीव समय के साथ अपने शरीर को इस तरह से ढाल चुके हैं कि घंटों बिना सांस लिए पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। और लोग सोचते हैं कि अरे ये अंदर भी रह रहे हैं, मतलब सांस तो ले ही रहे होंगे। नहीं बॉस, यही तो इनका कमाल है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।